हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? और बताइए आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी तबीयत कैसी है? प्लीज़ इस चीज़ को कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और आप कितने घंटे बैठ के पढ़ाई करते हैं? व्हाट इज़ योर सिटिंग हावर? इस चीज़ को कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, कितने घंटे बैठ के पढ़ते हो, क्योंकि यही जो सिटिंग हावर है तुम्हारा, ये डिसाइड करता है तुम्हारा भविष्य में लेवल होने वाला क्या है। ठीक है, और तुम्हारे अंदर कितनी पोटेंशियल है, यही सिटिंग हावर तुम्हारी उस पोटेंशियल को बाहर निकालेगा। ठीक है, और यही सिटिंग हावर डिसाइड करेगा तुम्हारा जो सक्सेस है, जिस कंपटीशन के लिए तुम तैयारी कर रहे हो वो कंपटीशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यही सिटिंग हावर डिसाइड करेगा। ठीक है, सो प्लीज़ फोकस ऑन इट और कमेंट में जरूर मेंशन करना 12 घंटे, 72 घंटे, 48 घंटे कितने घंटे लगातार बैठ के पढ़ते हो। बात समझ में आई? और बताइए कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल, माई सेल्फ रोहित केसरी। स्वागत करते हैं हम आपका अपने इस इकोनॉमी की सीरीज में। आज का टॉपिक जो है एसएलआर है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, एसएलआर। जैसे कि आप बैंकिंग इन इंडिया पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, इससे पहले आपने इन्फ्लेशन पढ़ा है। तो इंडिया में बैंकिंग का स्ट्रक्चर अभी, इससे पहले क्या बोलते हैं, सीआरआर के बारे में मैंने डिस्कस किया। ठीक है, आरबीआई सब्सिडीज के बारे में डिस्कस किया मैंने, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के बारे में आप पढ़ें। ठीक है, तो एसएलआर जो है वो आरबीआई का एक एलिमेंट है, एक इक्विपमेंट है। ठीक है, जिसके थ्रू आप समझेंगे कि मनी को मैनेज कैसे किया जा रहा है। ठीक है, और मनी का जो फ्लो है उसको कंट्रोल कैसे किया जा रहा है, उस एसएलआर के थ्रू आप समझेंगे। ठीक है, अभी इसके आगे टॉपिक आएगा रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट, उसके बारे में भी पढ़ेंगे आप। उसके बाद उस चीज़ को आप इससे कनेक्ट करके पाएंगे कि आपस में दोनों चीज़ों का कनेक्शन क्या है। बात समझ में आई? इससे पहले जो आपने सीआरआर पढ़ा है, सीआरआर का एसएलआर से क्या कनेक्शन है, ठीक है, या फिर दोनों में बीच के डिफरेंस क्या है, इस चीज़ को आप जब एसएलआर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यही टॉपिक है। और बताइए कैसे हैं आप सब? जीवन में संघर्ष है कि नहीं है? बिकॉज लाइफ विदाउट स्ट्रगल मजा नहीं है वहां पे ना। जीवन में जब तक बम गोले मिसाइलें न चलती हो तब तक आनंद कहाँ है। ठीक है, फेलियर पे फेलियर हो रहा, फेलियर पे फेलियर हो रहा है, फिर एक दिन आता है जब कामयाब हो जाते हो तुम, उसका मजा, उसका नशा अलग है। वो जो अंदर से कुछ कर दिया दिखाने का जज्बा रहता है कि नहीं सर, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उसकी बात ही अलग है। वो चीज़ डिफरेंट है, सबके अंदर नहीं पाई जाती है। बात समझ में आया? तो जीवन में संघर्ष तो लाजवाब होना चाहिए कि जब अंत में मरोगे ना तो तुम क्या सोच के मरोगे, या फिर जो तुम्हारे बच्चे होंगे, आने वाली जनरेशन है, उनको क्या कहानी सुनाओगे कि सर क्या था जीवन में। तो इसीलिए संघर्ष तो होना चाहिए जीवन में। और तुम अपने लिए केवल एक लिमिट मत सेट करो कि मुझे बस केवल यही एसएससी का कंपटीशन या यूपीएससी कंपटीशन क्वालिफाई करना नहीं। कई डायरेक्शन खोलो अपने लिए। यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो, बिजनेस चालू किए हो, पढ़ाई कर रहे हो, पोटेंशियल अपने अंदर से निकलने दो, क्योंकि ऊर्जा का भंडार तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। समझ में आया? और जितना अधिक सोचते हो उतना अधिक एनर्जी का रेडिएशन निकलता है, और वही एनर्जी का रेडिएशन जो होता है उसको मैं आईआर बोलता हूँ, इंटरनल रेडिएशन जो तुम्हारा होता है, वही चीज़ों को खींच के तुम्हारे पास लेके आता है। सोचो, इलॉन मस्क एक बंदा क्या क्या कर रहा है, स्पेस एक्स चला रहा है, टेस्ला चला रहा है, न्यूरा लिंक चला रहा है, हाइपर लिंक चला रहा है, चैट जीपीटी में इन्वेस्टमेंट है उसका, इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहा है। सोचो, तो यार अपने आप को उस लेवल पे लेके आओ, टाइम को देख के सीखो हाउ वी कैन मैनेज दिस। फालतू चीज़ों से दिमाग डिस्ट्रैक्ट मत होने दो, छोड़ो। मैं कह रहा हूँ 2-3 साल में अगर तुमने अंदर से अपनी इच्छा जाहिर की, मैं अपनी पोटेंशियल निकाल के रहूँगा ना, 2-3 साल के अंदर तुम पता नहीं किस लेवल पे होगे, कोई सोच नहीं सकता है, वो केवल तुम सोच सकते हो। तो ये प्रोसेस है, इसलिए सोचो, बेहतरीन सोचो, एक्टिवेट करो दिमाग को। बात समझ में आई? सो अपने टॉपिक पे आते हैं, एसएलआर पे। ठीक है, सॉलिड स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है? बैंक ऑपरेटिंग
इन द कंट्री, ठीक है, बैंक ऑपरेटिंग इन द कंट्री आर अंडर रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन टू मेंटेन रिजर्व रेशियो, ठीक है। जो रिजर्व रेशियो है किसका, बैंक का, ठीक, पब्लिक सेक्टर बैंक हो, SCBS हुआ, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हुए, इनका जो रिजर्व रेशियो है, ठीक है, जो कैश जो इनके रिजर्व के फॉर्म में रखा हुआ है, अगर ये कभी इनको दिवालिया फेस करना पड़ता है, बैलेंस या फिर पेमेंट का करंच फेस करना पड़ता है, उस समय ये उस पैसे का यूज करेंगे, ठीक है। दे आर एक्चुअली रेगुलेटेड बाई RBI के द्वारा रेगुलेट होते हैं, ठीक है। तो इनके लिए नेसेसरी है कि ये अपना जो रिजर्व रेशियो उसको मेंटेन करके रखें, मेंटेन करके चलें। बात समझ में आए? आप टू काइंड्स, पहला पहला SLR है और दूसरा CRR है, ठीक है। दो प्रकार से ये अपना रिजर्व रेशियो मेंटेन कर सकते हैं। पहला DRR SLR और उसका दूसरा कौन सा है, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, जिसके बारे में आपने पहले भी पढ़ चुके हैं। अंडर इट ऑल SCBS, जितने भी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग इन द कंट्री, कंट्री में ऑपरेट हो रहे हैं, अपोज टू मेंटेन अ पार्ट ऑफ दियर टोटल डिपॉजिट, ठीक है, दियर NDTL अकॉर्डिंग टू NDTL नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज, ठीक है। इसके अनुसार ये अपना जो कैश है, रिजर्व है, ठीक है, CRR है या फिर SLR के फॉर्म में, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको रिजर्व करके रखें NDTL के अनुसार। NDTL मतलब नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज, मतलब टाइम के अनुसार जितनी उनकी लायबिलिटीज़ है और टाइम के अनुसार जितना डिमांड है, उसी हिसाब से उनको मेंटेन करना पड़ेगा। उसी हिसाब से RBI गाइडलाइन निकालती है इसी NDTL के अनुसार। अंडर इट, ठीक है, पार्ट ऑफ दियर टोटल डिपॉजिट विद देमसेल्फ टू इन द नॉन कैश फॉर्म आल्सो, ये तो CRR हुआ, कैश रिजर्व रेशियो हुआ, SLR स्टैच्यू लिक्विडिटी रेशियो, मतलब नॉन कैश फॉर्म, सीधा लॉजिक इसका। इट मीन्स इट्स लिक्विड एसेट, लिक्विड एसेट मतलब क्या होता है, जो एसेट फ्लो हो रहा है, जो मार्केट में फ्लो नहीं हो रहा, दीज आर लिक्विड एसेट। बात समझ में? रेशियो कुड बी फिक्स्ड बाय RBI 25 से 40%, RBI के द्वारा ये फिक्स किया गया। इन प्रैक्टिस बैंक कैन नॉट इन्वेस्ट दिस फंड इन द लिक्विड एसेट ऑफ दियर चॉइस, प्रैक्टिस में बैंक इसको अपने चॉइस के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। बात समझ में आई? दियर चॉइस रेदर दे फॉर फोर्सेड टू इन्वेस्ट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, अगर मतलब उसको इन्वेस्ट करना है तो दे आर एबल टू इन्वेस्ट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बात समझ में आई? आप वेरियस काइंड्स, ठीक, कई प्रकार से हो सकते हैं। बैंक्स अर्न इनकम ऑन दिस इन्वेस्टमेंट एज पर द कॉन्फ़िगरेशन, बैंक इस इन्वेस्टमेंट से इनकम कमाता है इंटरेस्ट के फॉर्म में, ठीक है। आप दियर इन्वेस्टमेंट इन द GSEC, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद के उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उससे बैंक इनकम कमाता है। इन द बेक ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेस बैंकिंग रिफॉर्म के ऑनगोइंग प्रोसेस में कुछ चेंजेस हुए, जैसे कि RBI इन द रिलेशन द रेशियोज इन द लेट 1999 जो, या सॉरी 1990 और 91-92 जो इस बैंकिंग रिफॉर्म हो रहा था उस समय, ठीक है, कुछ चेंजेस हुए जो RBI के द्वारा चेंजेस किए गए, उनके बारे में पढ़ते हैं। क्या चेंज हुए थे? रेशियो वाज ड्रेस्टिकली कट डाउन टू 25%, 25% से रेशियो ड्रेस्टिकली कट डाउन हुआ, सॉरी 25% कट डाउन हुआ रेशियो इन 1997 फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ 32%, 32% से कट डाउन होकर 25% पहुंच गया रेशियो 1990 के दौरान। किसकी बात हो रही है? SLR की बात हो रही है। बाई एन अमेंडमेंट, किसी एक अमेंडमेंट के द्वारा सॉरी फॉर दैट, बाई एन अमेंडमेंट, एक अमेंडमेंट के द्वारा RBI एक्ट 1949 मेड इन सन 2007 लोअर सीलिंग फ्लोर ऑफ 25% वाज रिमूव बाई गवर्नमेंट। लोअर सीलिंग रेट अभी क्या कहते हैं, पहले लगाया गया था 25%, उसको रिमूव किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। दिस वे द SLR में बी फिक्स्ड बाई RBI के द्वारा SLR का जो रेशियो उसको फिक्स किया गया 25% बिलो। बात समझ में आई? सिंस देन SLR हैव शोन अ क्या बोलते हैं, फॉलिंग टेंडेंसी। उसके बाद से अभी तक जो SLR का जो रेशियो है गिरता हुआ चला आ रहा है। जानते हो एक्चुअली में, अगर देखो तुम पढ़ोगे अभी पुराने दशक से 90 या 92 से, अब उसके बाद सन 2024 को उसको कंपेयर करोगे, अगर 1990 से और सन 2024 को उसको कंपेयर करोगे तो क्या देखोगे, CRR और SLR के रेट में गिरावट लगातार आ रही है। तो इसके पीछे का रीजन जानते हो क्या? तुम्हारी इकोनॉमी स्टेबल हो रही है, तुम्हारी इकोनॉमी के पास पैसा अधिक अमाउंट में आ रहा है, तुम्हारा जो एक्सपोर्ट लेवल वो इंक्रीज हो रहा है, तुम्हारी परचेजिंग पावर पैरिटी वो इंक्रीज हो रही है, तुम्हारी पर कैपिटा इनकम वो इंक्रीज हो रही है। इसी कारण से ये CRR और SLR में लगातार गिरावट आ रही है। इसका मतलब बैड थोड़ी है, इसका मतलब गुड है। इसका मतलब क्या है, जो बैंक है वो स्टेबल हो चुके हैं, बैंक के अंदर क्या कहते हैं, पेमेंट का करंच कम है, बैंक के अंदर क्राइसिस नहीं हो रहा है,
बैंक फेल नहीं हो रहे हैं। बहुत ही कम बैंकों को तुम सुनते होगे, यस बैंक अभी सुने थे, या फिर कोई और बैंक, यस बैंक फिर से बचा लिया गया उसको। मतलब बहुत कम बैंकों को आप इस समय सुनते होंगे वो फेल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी बैंकों के पास पैसा ज़्यादा है, और डिफरेंट क्या कहते हैं डायरेक्शन ओपन हो गए हैं उनकी इनकम के लिए। बात समझ में आई? लोग भारत में स्टार्टअप कल्चर बूम पे हुआ है, लोग लोन ले रहे हैं, ठीक है, वहाँ से बैंकों के पास पैसा आ रहा है। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट व्हाई द CRR एंड SLR इज गोइंग डाउन। अब इस पे आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। बात समझ में आई? मार्च सन 2022 में क्या हुआ? SLR वाज 18%, SLR 18% था ऑफ द NDTL ऑफ द बैंक अकॉर्डिंग टू NDTL विथ 1% चेंज इन द रेशियो मेक्स अ डिफरेंस ऑफ 1.24 लाख करोड़। ये आपने भी पहले पढ़ा है कि अगर 1% चेंज होता है इस रेट में, तो मतलब 1.24 लाख करोड़ का चेंज हो रहा है, ठीक है, इनके सब रूप है। बैंक्स लेंडेबल कैपिटल। अब उसके बाद टॉपिक आता है बैंक रेट, ठीक है। आपको समझ में SLR क्या है? सॉलिड स्टेजरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। और SLR में गिरावट क्यों होती है? मान लो अगर गिरावट हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसको भी मैंने बता दिया, ठीक है। CRR के बारे में बताया मैंने, और CRR में अगर लगातार कंटिन्यू 90-91 से बैंकिंग रिफॉर्म के दशक से अब तक अगर जो गिरावट हो रही है उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये भी मैंने बताया। सिंपल लॉजिक है ना। और SLR की ज़रूरत क्या है, CRR की ज़रूरत क्या है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। बात समझ में आई? अब ये आपकी जिम्मेदारी, आप इसको पढ़िए, उसके बाद सोचिए और चीज़ इसके बारे में। आगे क्या है? आगे है बैंक रेट। ये बैंक रेट होता क्या है? रेट मतलब पता है ना, बैंक की दर। दर मतलब, अब रेट में कई चीज़ें हैं। रेट मतलब तुम बैंक की कीमत नहीं लगा रहे हो, दिस इज दर, बैंक की दर, बैंक का रेट विच एक्चुअली फिक्स बाई बैंक, फिक्स बाई बैंक ऑन द RBI गाइडलाइंस, ठीक है। बैंक फिक्स कर रहा RBI के गाइडलाइंस, पढ़ते हैं इसको। इंटरेस्ट रेट व्हिच RBI चार्जेस ऑन इट्स लॉन्ग टर्म लेंडिंग इज नन द बैंक रेट। इंटरेस्ट रेट जो बैंक RBI चार्ज करता है, ध्यान देना, इंटरेस्ट रेट जो RBI चार्ज करता है ऑन इट्स लॉन्ग टर्म लेंडिंग, लॉन्ग टर्म उधार देने पे, उसको बोलते हैं बैंक रेट। मतलब समझ रहे हो, बैंक RBI से पैसा लिए, पैसा लेने का मतलब क्या, उन्होंने सिक्योरिटी अपनी सेल कर दी। बात समझ में आई? जब सिक्योरिटी परचेज करेंगे तो पैसा देंगे, वही RBI के पास पैसा जाता है, वही उसी में भी तुमसे बताएं, तुमको कनेक्ट करवाएंगे रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट का। मतलब बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, उसका कनेक्शन क्या है, ठीक है। तो बैंक क्या कर रहा है, अपनी क्या बोलते हैं उसको, सेल किया। अभी प्रक्रिया जो हुई, तो RBI चार्ज लेंडिंग इज नन द बैंक रेट। बात समझ में? RBI जो उधार दे रहा बैंकों को, दीज आर द लेंडिंग रेट, ठीक है। MSF अभी पढ़ाएंगे तुमको हम, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। इसके अंदर कुछ अमाउंट जो कि RBI के द्वारा निर्धारित किया जाता है, कितने % जो है बैंक को पैसा रखना जरूरी है, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस बैंक जो है RBI से पैसा ओवरनाइट बारो कर सकता है, ठीक। अब इस पे जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, दीज आर द बैंक रेट। बात समझ में आई? इसी से इंडिविजुअल पे, कॉमन पीपल पे भी इफेक्ट पड़ता है। बात समझ में आई? जब कॉमन पर लोन लेने जाता है बैंक से, कितने % पे उसको लोन बन रहा है, कितना % बैंक जो है लोन के लिए कॉमन पीपल से चार्ज कर रहा है, ठीक है। दीज आर द बैंक रेट। द क्लाइंट्स हु बोरो, आ गया ना, क्लाइंट हु बोरो थ्रू दिस रूट आर द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस रूट से जो बोरो करता है RBI से, सेंट्रल बैंक है। स्टेट गवर्नमेंट हुआ, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक्स हुआ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुए, कोऑपरेटिव बैंक्स हुए, ये सब जो है इस रूट के थ्रू RBI से पैसा उधार लेते हैं। रेट हैज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन लॉन्ग टर्म लेंडिंग एक्टिविटीज़ पे इफेक्ट डालते हैं आप द कंसर्न लेंडिंग बॉडीज पर एंड ऑपरेटिंग इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में जितनी भी बॉडीज ऑपरेट हो रही हैं, जो लोन ले रही हैं, ठीक है, उस पर इफेक्ट डालती हैं इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म। रेट वाज रिलाइंड विद द MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मैंने आपको MSF बारे में बताया ना, रेट वाज रीअलाइंड विद द MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बाय द RBI फरवरी सन 2012 में। बाई मार्च सन 2022 इट वाज 4.25%। मार्च सन 2022 में इसको सेट किया गया 4.25%। बात समझ में आई? ठीक है। ये जो फाइनेंशियल सिस्टम 1991 में चेंज आया था, ये नरसिम्हन कमेटी के तहत आया था, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे।
अब उसके आगे टॉपिक है रेपो रेट क्या होता है। आपको समझ में आया बैंक रेट क्या होता है? तो बैंक रेट यही होता है, ठीक है। जब गवर्नमेंट हुआ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुआ, बैंक हुआ, ठीक है, उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक्स हुआ, स्टेट गवर्नमेंट हुआ और सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ, ठीक है, जब ये लेंडिंग करते हैं आरबीआई से, दीज आर द बैंक रेट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई चार्ज फ्रॉम इट्स क्लाइंट ऑन द शॉर्ट टर्म। ध्यान देना। अब यहाँ देखो रेपो रेट को जो किताबों में लिखा गया है ना, ये बहुत डिफरेंट तरीके से लिखा गया है। जब तुम इसको पढ़ोगे ना, समझ में ही नहीं आएगा कि सर तो कुछ और बता रहे थे, यूट्यूब वगैरह जो वीडियो बताए हैं सर डिफरेंट तरीके बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा कुछ और है। एक्चुअली में इनडायरेक्ट मीनिंग लिखी गई है रेपो रेट की, रिवर्स रेपो रेट। बात समझ में आई? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई चार्ज फ्रॉम इट्स क्लाइंट ऑन इट्स शॉर्ट टर्म बोरोइंग। जब कोई भी क्लाइंट आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए बोरो करता है, उस पर जो चार्ज होता है इंटरेस्ट का, दीज आर कॉल्ड रेपो रेट, सिंपल डेफिनेशन में। अब देखो लेकिन इसके पीछे तथ्य बहुत है। रेपो रेट इन इंडिया बेसिकली दिस इज एन अब्रेविएटेड फॉर्म ऑफ रेट ऑफ परचेज। एक अब्रेविएटेड फॉर्म है, ठीक है, परचेज करने का। इन द वेस्टर्न इकोनॉमी इसको बोला जाता है रेट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। इसी के कारण से रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के कारण से मनी सप्लाई डिसरप्ट होती है मार्केट में। डिसरप्ट मतलब क्या होता है? मनी सप्लाई का ओवरफ्लो और इनफ्लो होता है। बात समझ में आया? और मार्केट के इन्फ्लेशन को भी बैलेंस करने के लिए आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का प्रयोग करती है। बात समझ में? रेपो रेट में क्या हो रहा है? रेपो रेट में आरबीआई मनी रेट को इंक्रीज कर रही है, मनी सप्लाई को इंक्रीज कर रही है। बात समझ में आई? मनी सप्लाई इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ? जो सीआरआर, एसएलआर, ये सब चीज़ जो जमा है आरबीआई के पास, ये सबको रिलीज कर दे, तुम जाओ लेके पैसा। लेंडिंग प्रक्रिया तेज कर दी आरबीआई, बैंक धनाधन पैसा ले रहे हैं, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी से खाद का क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर दिया जा रहा है। आरबीआई क्या कहते हैं, बैंक के पास पैसा आ रहा है। जब बैंक के पास पैसा आ रहा है, बैंक उसको क्या बोलते हैं, उसको लोन पे दे रहे हैं पब्लिक में, ठीक है। जब लोन आ रहा है तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, इन्फ्लेशन से टैकलिंग प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। वही रिवर्स रेपो रेट में क्या कहते हैं, अपोजिट प्रक्रिया है। पढ़ते हैं इसको, ठीक है। रेट ऑफ डिस्काउंट इसको बोला जाता है। इन प्रैक्टिस इट इज़ नॉट कॉल्ड एन इंटरेस्ट रेट बट कंसिडर्ड अ डिस्काउंट ऑन द डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसको हम इंटरेस्ट रेट नहीं कह सकते हैं, बट कंसिडर डिस्काउंट ऑन द डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे डिस्काउंट होता है, ठीक। डेटेड, डेटेड मतलब टाइमली, कुछ समय के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए। हुईच आर डिपॉजिटेड बाय द इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन के द्वारा डिपॉजिट किया जाता है, टू द बोरो फॉर द शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए बोरो किया जाता है। व्हेन दे गेट देयर सिक्योरिटीज रिलीज्ड फ्रॉम द आरबीआई, जब ये अपनी सिक्योरिटीज आरबीआई से रिलीज करवाते हैं फ्रॉम द आरबीआई, तो द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज लॉस्ट बाय द अमाउंट ऑफ करंट रेपो रेट के अनुसार, जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज मतलब उस प्रकार से उससे चार्ज किया जाता है करंट रेपो रेट के अनुसार, ठीक है। सिक्योरिटी जमा करने का मतलब क्या हुआ? आरबीआई से पैसा लेना। बात समझ में? सिक्योरिटी जमा करने का मतलब क्या हुआ? तुम आरबीआई से पैसा ले रहे हो। कॉल मनी मार्केट ऑफ इंडिया इंटर बैंक मार्केट, इसको सीएमएम, कॉल मनी मार्केट मतलब समझ रहे हो, रातों रात मार्केट को बुलाना। एमएसएफ, ओवरनाइट बोरोइंग, दिस इज अ सीएमएम, कॉल मनी मार्केट ऑफ इंडिया ऑपरेट एट दिस, कॉल मनी मार्केट इस रेपो रेट के अनुसार ऑपरेट होती है, ठीक है। एंड बैंक्स यूज दिस रूट फॉर ओवरनाइट बोरोइंग, और बैंक इस रूट का प्रयोग करते हैं ओवरनाइट बोरोइंग करने के लिए, रातों रात उधार लेने के लिए। दिस रेट हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विद द इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज ऑन द लोन। ये रेट का जो डायरेक्ट रिलेशन जो है, बैंक जो चार्ज करते हैं इंटरेस्ट रेट के फॉर्म में, उससे क्या कहते हैं, रिलेटेड है, ठीक है। एज इट अफेक्ट द ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ द बैंक आल्सो, द रेट वाज 4% इन द मार्च सन 2022 में 4% थी। मतलब तुम सीधी बात है, जैसे मान लो इंडिया की गवर्नमेंट ने जापान से 0.5% पे पैसा उठाया, अब उसको 5% लोन पे सरका दिया, मतलब 5% चार्ज करके इंडिया वालों को गिवन दे दिया, तो उसको क्या कहते हैं, 4.5% का फायदा हुआ कि नहीं फायदा हुआ? तो ये है प्रॉफिट। अक्टूबर सन 2013 में क्या होता है, आरबीआई इंट्रोड्यूस करती है टर्म रेपोज ऑफ द डिफरेंट टेनोर, जैसे कि 7, 14, 28 डेज के लिए, और टू इंजेक्ट लिक्विडिटी ओवर अ पीरियड दैट इज लॉन्गर देन ओवरनाइट, ठीक है। मतलब सन 2013 में क्या होता है, आरबीआई रेपो टर्म को लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से यूज करती है, मतलब कुछ समय के लिए, ठीक है। क्योंकि मार्केट में जैसे इन्फ्लेशन तेज है, अब सन 2013 का समय था, उस समय क्या बोलते हैं,
इन्फ्लेशन का दौर है, ठीक है, मार्केट उस इस प्रकार से स्टेबल है नहीं और उतना पोटेंशियल मार्केट में नहीं था, ठीक है, तो मनी को इंजेक्ट करना जरूरी था, ठीक है, मनी को डालना जरूरी था, इसके कारण से इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफरेंट एक्टिविटीज डेवलप हो सके। बात समझ में आई? सो ये रेट था। उसके बाद क्या हुआ, कहाँ पहुँचे थे, हाँ, इंजेक्ट लिक्विडिटी एंड ओवर अ पीरियड दैट इज लॉन्गर देन ओवरनाइट। इट हैज़ सेवरल पर्पज टू सर्व स्ट्रॉन्गर मनी मार्केट स्टेबिलिटी, बेटर कॉस्टिंग, ठीक है, सिग्नलिंग ऑफ लोन प्रोडक्ट। बात समझ में आई कि इन्वेस्टमेंट तेज हो सके, ठीक है, मनी मार्केट स्ट्रांग हो सके और मनी मार्केट में क्या बोलते हैं, मार्केट में स्टेबिलिटी आ सके, ठीक है, बेटर कॉस्टिंग और क्या बोलते हैं जो लोन प्रोडक्ट हो, मतलब लोन प्रक्रिया जो है उसमें तेजी आ सके, उसमें इजीनेस मतलब सरलता आ सके, लोग लोन जो है ज़्यादा बोरो कर सके, ठीक है। तो ये था तथ्य, क्या बोलते हैं उसको, रेपो रेट का। बात समझ में आई? तो ये है प्रक्रिया। और मार्केट में मनी इंजेक्ट क्यों करता है आरबीआई, देखो रीजन इसके पीछे है, ये मार्केट है, ठीक है, यहाँ पे जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है, पैसा पैसा नहीं होगा, पैसे के बिना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो क्या बोलते हैं डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, R&D नहीं हो पाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो पाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा, प्रोडक्शन लेवल नहीं इंक्रीज हो पाएगा। तो इन सब चैन को इंक्रीज करने के लिए, इन सब चीज़ों को इंक्रीज करने के लिए आरबीआई मनी इंजेक्ट करता है इन सब प्रोसेस के थ्रू। रेपो रेट हुआ, ठीक है, रेपो रेट के थ्रू पैसा यहाँ पे इंजेक्ट कर रहा है, रातों रात बैंक अधिक से अधिक पैसा बोरो कर रहे हैं, बोरो करने के बाद उसको उसी लेवल पे उधार दे रहे हैं, लोगों को काउंट पीपल को उधार दे रहे हैं, वो लोग पैसा ले रहे हैं, कंपनियां बोरो कर रही हैं, ठीक है, पैसा, क्योंकि अगर बैंकों के पास पैसा ही नहीं होगा तो बैंक उधार क्या देंगे पैसा। बात समझ रहे हो ना, ठीक है। उसके बाद फिर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लेबर, उसके बाद डिफरेंट प्रोग्राम एक्टिविटी करने लगते हैं, फिर विकास होने लगता है, विकास होने के साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लगता है, ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट में RRR साला, रिवर्स रेपो रेट में ये प्रक्रिया उल्टी होती है, बैंक क्या करता है पैसा खींचने लगता है मार्केट से, क्योंकि जब अधिक पैसा आएगा तब भी तो इन्फ्लेशन आएगा। बात समझ रहे हो, जब अधिक पैसा आएगा डिमांड अधिक हो जाएगी, सप्लाई उस लेवल को हो नहीं पाएगी। बात को समझो, कई प्रक्रियाएं वहाँ पे, ठीक है। अधिक पैसा आ जाएगा, चीज़ें लोग महंगी करने लगेंगे। तुम्हारे पास अगर आप आज 50 रुपया है, तुम्हारे पास कल को 5 करोड़ 10 करोड़ आ गया, तुम आलू खरीदने प्याज खरीदने जाओगे, मुँह की कीमत है उससे खरीदोगे ना। क्या बोलते हो, मूवी तुमने देखी होगी ना, क्या थी अजय देवगन की मूवी जिसमें सुल्तान मिर्जा रहता है, वो कहता है ये नाशपत्ती की कीमत जो है तुम अपने हिसाब से सेट करो, 400 500 600 1200 कितने खरीदता है, पेरू क्या नाम था उसका फल का, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो तुम्हारे पास जब पैसा आएगा तुम इसी हिसाब से भाव चढ़ा दोगे उस चीज़ का, जब इसी हिसाब से भाव चढ़ा दोगे बेटा तो समस्या क्रिएट हो जाएगी ना, जो जिनके पास पैसा है ये नहीं वो कहाँ से खरीद पाएंगे। इस कारण से मनी को फिर से आरबीआई रिवर्स रेपो रेट की मदद से पैसे को खींचने लगता है। और खींचता कैसे है, क्योंकि अब जो है वो जो पैसा जो बैंकों के पास ऑलरेडी था, वो बैंकों से कहता है अगर तुम हमको पैसा दोगे, सीधा लॉजिक, सीधे मतलब भाषा में समझो, अगर तुमको पैसा दोगे तो उस पर तुम्हें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। बैंक सारा पैसा जो है अपने पास उठा के आरबीआई के पास फेंकने लगते हैं, और उसके बाद क्या होगा, बैंक भी क्या करते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, जिसके कारण से अब ये जो मार्केट का पैसा है ये भी रिवर्स प्रोसेस से बैंक के पास जाने लगता है। बात समझ में, यही प्रोसेस है। तो ये प्रक्रिया थी SLR की, रेपो रेट की, रिवर्स रेपो रेट की, आपको समझ में आई होगी। अब तुम इसको जो तुम्हारे आसपास का बैंकिंग सिस्टम और बैंकिंग नेटवर्क है, तुम उससे इस चीज़ को कनेक्ट करो। जब तुम कनेक्ट करोगे तब तुम्हें मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। कभी कभी बैंक में जाके पूछा करो लोन वगैरह ना प्रक्रिया, पूछा करो कैसे लोन है, किस प्रकार दे रहे हैं, कुछ महीने बाद जाके पूछा करो सर आप इस समय बैंक के जो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, कोई अदर स्कीम आई है उसकी तरफ से इंटरेस्ट रेट क्या है, ठीक है। या फिर किसी बैंक वाले भैया के पास बैठ के किसी के बैंक के बारे में चर्चा किया करो। तो ये सब चीज़ें हैं, इनसे प्रैक्टिकल वे में पढ़ने से ज़्यादा समझ में आता है। बात समझ में आई? तो ये है प्रक्रिया। और बताओ, ध्यान वगैरह कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ध्यान कर रहे हो ये, या फिर किसी और नशे में हो? रहीमन ध्यान हाँ दीजिए, ध्यान बिना सब सून। ध्यान मिले तो सब कुछ है, और ध्यान न मिले सब कुछ खत्म है। सोचो।
ध्यान एक बहुत बड़ी चीज़ है। तुम्हें अगर ध्यान लग जाए, तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे दिमाग में कोई और थॉट ही ना आए, मुझे मोबाइल चलाना, मुझे ये करना, मुझे वो करना, उस समय केवल पढ़ाई। जैसे कि बिल गेट्स और वॉरेन बफेट पढ़ते थे, बदल दिया लोगों ने। मैं एक कहानी सुनाता हूँ तुम्हें। एक लड़का था, क्या बोलते हैं वो, मतलब एमएससी कर लिया, बीएससी कर लिया, वैसे प्राइवेट कॉलेज है, नॉर्मल कॉलेज से। तो उसके बाद मतलब बहुत एवरेज लड़का था, थोड़ा बहुत इंग्लिश वगैरह जानता था और साइंस वगैरह का नॉलेज था, ठीक है, नॉर्मल लेवल पढ़ाई किया। तो मतलब उसके माँ बाप तब जिंदा थे। तो फिर समस्या क्या हुई उसके जीवन में, एक साल के अंदर उसके बाप भी ख़त्म हो गए। उसका जो बड़ा भाई था वो भी शायद पैरालिसिस से जो कुछ हो गया, बीमार हो गया, उसको भी समस्या आ गई। वो भी बेचारा जो है बिस्तर पे पड़ गया। तो जब वो बिस्तर पे पड़ गया, और उसका एक छोटा भाई था, एक बहन थी, उसकी शादी करनी थी, ठीक है, और घर में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, खेत बाड़ी थी नहीं, और खर्चा उसको चलाना था। तो मतलब मैं उससे मिला भी हूँ, मतलब उसकी हालत बहुत ख़राब थी बेचारे की उस समय। थोड़ा बहुत पैसों की मदद हम लोग कर देते थे, ठीक है। तो जैसे वो थोड़ा सीनियर थे हमसे, तो धीरे धीरे प्रक्रिया वो देख रहा था, ठीक है, पेपर वगैरह बेच देता था, उसी थोड़ा बहुत काम चल जाता था, उसका खर्चा पानी, थोड़ा बहुत इधर उधर मजदूरी कर लेता था। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, उसको लगने लगा कि सर इस तरह जीवन चल नहीं पाएगा, ठीक है, जो लेवल है हमारा इस तरह इंक्रीज हो नहीं पाएगा। तो उसके बाद मिला मुझसे एक बार, मतलब मेरा सीनियर ही था लेकिन मुझसे मिला, और उसने बातचीत शुरू की, क्योंकि पहले हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करते थे, चीज़ों को कैसे करें, और मेंटल डिस्कस करते थे, अगर डिप्रेशन है इससे आउट कैसे आएँ, या फिर अगर चीज़ें प्रोग्रेसिव फॉर्म में हो नहीं रही उससे बाहर कैसे निकलें। तो इन सब चीज़ों पे डिस्कस कर रहे थे, तो हमने उसको, मतलब मेरे अंदर से थॉट निकला, मैंने उसको बताया कि यार देखो, जीवन में अगर कुछ भी बदलना है ना अपने, तो केवल एक ही चारा है। उसने बोला क्या? मैंने बोला पढ़ाई। मतलब अवाक रह के वो सुन रहा था, पूरी आँख वाँख निकाल के एकदम, अच्छा अच्छा, हम कहे हाँ। मैंने कहा जो जितने भी इंसान इस संसार में गरीबी से निकल के पीक तक पहुँचे हैं, उनके पीछे एक ही कारण है, वो है स्टडी। तो कुछ देर सोचा, कहा अच्छा। फिर उसके मुंह से निकला ना, मैं अब पढ़ूंगा। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, एक 25 साल का बंदा, उसके मुंह से निकलता मैं अब पढ़ूंगा। उसके बाद कभी कभी, मतलब कभी कभी एक आध महीने में एक बार उससे बात होती थी। इतना पढ़ने लगा वो, मतलब इस लेवल पे उसने पढ़ाई चालू की, मतलब नेट में जेआरएफ में टॉप किया, उसके बाद क्या बोलते हैं, पता नहीं कितने स्कॉलरशिप टेस्ट हुए उसमें टॉप किया, ठीक है। और उसके बाद शायद उसने एमएससी फिर से की, किसी सब्जेक्ट में उसको इंटरेस्ट आ गया था, तो उस सब्जेक्ट में उसने पूरा मतलब गोल्ड मेडलिस्ट मास्टर किया, ठीक है। और आज के समय में वो बंदा इतना पढ़ा कि जापान की एक सबसे बेहतरीन लैब है, उस बेहतरीन लैब में वो रिसर्च कर रहा है। सोचो 2 या 3 साल के अंदर उसकी पूरी किस्मत चेंज हो गई। और आज के समय उसकी सैलरी लगभग करोड़ों में होगी। एक साल क्या है, 3 4 महीने एक आध 2 करोड़ कमा लेता होगा। तो सोचो पढ़ाई का नतीजा क्या हो सकता है। मतलब पढ़ाई ने उसके जीवन को पूरा चेंज कर दिया। बात समझ में? तो पढ़ाई को ऐसे देखो, ये चेंजिंग सेमिनार हो रहा तुम्हारे जीवन में, स्टडी आई है तो मतलब इसको एक फ्रूटफुल, मतलब तुम्हारा भाग्य समझो उदय हो गया है। तो ये होती है पढ़ाई। मतलब उसने इतना कंसंट्रेशन अपने जीवन में दिया कि उसके बाद डिस्ट्रैक्शन का कोई मतलब वही नहीं हुआ उसके जीवन में। इतनी पढ़ाई की उसने, रात दिन एक कर दिया। और रियलिटी है, जो स्मार्ट और लोग चिल्लाते हैं ना, ये सब कुछ नहीं है भाई। रियलिटी है मेहनत।
जितनी अधिक जी तोड़ कर पाओगे, और रियलिटी में मेहनत करने के बाद रिजल्ट मिलता ही है। ये सब उल्टे सीधे थॉट चलते हैं मार्केट, जो तुम्हें परेशान करते हैं। मेहनत गधा भी करता है, कुछ नहीं बेटा, तुम इंसान हो यार, तुम गधे थोड़ी हो। यू आर नॉट अ डंकी, यू आर अ ह्यूमन। तुम मेहनत करोगे, रिजल्ट तो मिलना तय है। समझ में आई बात? बस यही लॉजिक है। डू हार्ड वर्क, ध्यान करो, खूब ताकत इकट्ठा करो, 72 घंटा 48 घंटा बैठ के पढ़ाई करो, एक एक किताब एक एक बार में पकड़ो, ख़त्म कर दो। इस दिमाग में बहुत पावर है, इस चीज़ को समझो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन। ठीक है, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ताकतवर बनो, और सदा मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराया करो यार, डिप्रेशन कुछ होता है नहीं जीवन में। ठीक है, लेट्स डू इट। तुम भी करके दिखाओ।